हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम आ गए हैं बीएनएसएस के लेक्चर नंबर 6 में। बीएनएसएस के लेक्चर नंबर 6 में हम डेफिनेशन क्लॉज को खत्म करने वाले हैं और इसके साथ साथ सेक्शन 3, 4, 5 को भी डिटेल में यहां पर कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा जो है क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 5 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कल हम जो है अपने नए चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, हायरार्की एंड द पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। कल तक मैंने आपको पूरी तरीके से डेफिनेशन क्लॉज में इन्वेस्टिगेशन तक समझा दिया था और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने आपको यह भी समझाया था कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन की जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सेप्शन की तरह पढ़ते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में किस तरीके को एक पुलिस ऑफिसर को जब आपका इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगता है कि उसने जो एफआईआर लिखी थी वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिखकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, तो उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा और कब मजिस्ट्रेट उसकी जो है क्या कहते हैं पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट ट्रीट करेंगे और उसको कंप्लेनेंट मानेंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको पता लग गई होंगी और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और इन्वेस्टिगेशन से आगे के टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशन को समझते हुए सेक्शन 5 तक चलेंगे। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर है और बोर्ड आपको क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहा है? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर्व सर जुडिशरी वाला पे, ठीक है? ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहां पर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए और डेली बेसिस पर होने वाली इन क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। प्लस यहां पर जितने भी मेरी क्लासेस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। कोई भी डाउट आपका होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस स्कैनर को स्कैन करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेली बेसिस पर होने वाली बीएनएसएस की इन जो है फ्री क्लासेस को आप मुझसे लेना चाहते हो तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं बीएनएसएस की ये फ्री क्लासेस आपको मिल रही हैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर। डायरेक्टली आप ऐप पर जाइए, वहां पर जुडिशरी सेगमेंट में बीएनएसएस मास्टर क्लास बाय अपूर्व शर्मा डेली बेसिस पर नोट्स दिए जा रहे हैं। एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इसके इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को जो है इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन को पूरी तरीके से डिटेल में समझ लिया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें देखने को मिलती है वो बेटा जुडिशियल प्रोसीडिंग की देखने को मिलती है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब क्या होगा और ये जो है हमें सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एम के अंदर दिखाई देती है। तो डेफिनेशन में अगर हम सबसे पहले बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स विच द एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। अब देखो दो बातें यहां पर आपको इसमें बताई गई हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो सारी प्रोसीडिंग्स होंगी जहां पर कोर्ट के अंदर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर रहा होगा, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट एविडेंस ले रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। ठीक है। दूसरा यहां पर क्या लिखा गया है, और वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद मे वर्ड लिखा गया है। इसका मतलब बाकी, और बाकी यहां पर आप देखोगे कि और मे वर्ड का जब इस्तेमाल हुआ इट इज द डिस्क्रिशन, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की यहां पर या तो एविडेंस कलेक्शन की बात हो या फिर और वर्ड के बाद मे बी लीगली टेकन और ओथ। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो भी एविडेंसेस कलेक्ट वो कर रहे हैं उनको कैसे लेना चाहिए, उनको पूरी तरीके से ओथ पर लेना चाहिए। कैसे ओथ पर लेना चाहिए, तो वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी जो भी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में ओथ पर लिए हैं, एफिडेविट पर लिए हैं, हलफनामे पर लिए हैं, वो क्या बोले जाएंगे, वो भी आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर बोले जाएंगे। अब आपने हमेशा कोर्ट्स में देखा होगा कि जब भी हम कोर्ट्स में एंट्री लेते हैं तो एक चीज हमें दिखाई देती है और वो चीज क्या होती है सॉरी स्टूडेंट, तो वो चीज होती है एक एफिडेविट पे हम सत्यापन लिख कर देते हैं कि इस कोर्ट में मैं जो भी गवाही दे रहा हूं वो मेरी जो है, या फिर मैंने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो भी एविडेंसेस दिए हैं, वो मेरी जो है क्या कहते हैं नॉलेज से बेस्ट है और मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है। तो यहीं से वो चीज निकल कर आती है कि अगर हम एफिडेविट पर कोई भी चीज क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज सत्यापन लिखने के बाद कोर्ट के सामने दे रहे हैं तो वो ऑन ओथ कहलाएगी। और अगर आप ओथ देने के बावजूद भी, एफिडेविट देने के बावजूद भी झूठ बोल रहे हैं तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आपको अलग से भारतीय न्याय संहिता में लायबल किया जा सकता है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग समझ में आया आप सभी को? जुडिशियल प्रोसीडिंग आप सभी लोग समझ गए यहां पर पूरी तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है?
क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है, अब एक बार जल्दी से क्या करिएगा, एक बार आप बीएनएसएस का बेयर एक्ट भी यहां पर खोल लेंगे, जिससे कि आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार बेयर एक्ट खोलिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बस हमको इतना ही यहां पर क्या होना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, अब यहां पर आप एक बार फटाफट से आइए 2M पर, सेक्शन 2 क्लॉज M एक बार जल्दी से खोल के बेयर एक्ट में देखेंगे, और बेयर एक्ट की जो डेफिनेशन है इसको भी हम पूरी तरीके से रीड कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको साफ साफ लिखा गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, अब दो चीजें यहां पर हमें नजर आ रही हैं, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान से जो है क्या करना है, ध्यान से समझना है कि या तो कोर्ट के द्वारा लिए गए और जो है एविडेंसेस को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर बोल रहे हैं, या फिर उनके अंदर ओथ पर लिए गए एविडेंसेस को भी हम यहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा लोकल जुरिडिक्शन की। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जुडिशियल प्रोसीडिंग देख लिया, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बाद अब आपको देखने को मिलेगा M के बाद 2N में दे रखा है लोकल जुरिडिक्शन। अब लोकल जुरिडिक्शन क्या होगा, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कहता है इन रिलेशन टू अ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के रिलेशन में बात करें और अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, कि या तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट मींस द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस संहिता। ठीक है, तो यहां पर आप इतने पहले इस बात को समझेंगे, यहां पर कह रहा है कि अगर कोई भी कोर्ट है, ठीक है, कोई भी कोर्ट है या फिर कोई मजिस्ट्रेट है, उसका जो भी, जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्टेट है, ठीक है, ये कोई भी एक स्टेट है, इसमें एक एरिया है, ये एरिया एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये कोर्ट जो है यहां पर सेटल्ड है, या ये मजिस्ट्रेट साहब इस कोर्ट के मालिक है। अब या तो इस एरिया पर मजिस्ट्रेट साहब की जो है सारी पावर्स यहां पर क्या हो रही हैं, एप्लीकेबल हो रही हैं, या फिर इस एरिया के कुछ पार्ट पर मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं, अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे क्या लिखता है, एंड सच लोकल एरिया may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। तो यहां पर क्या कहा गया कि ये जो आपका कोर्ट और मजिस्ट्रेट अपने लोकल एरिया को कौन कौन से एरिया माने जाएंगे, जो भी एरिया उस कोर्ट के लिए, उस मजिस्ट्रेट के लिए लोकल स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक स्टेट है, एक स्टेट में वेरियस कोर्ट्स होंगे, उनके क्या क्या जुरिडिक्शंस होंगे, वो कहां कहां पर जो है सोवरेंटी रखेंगे, कहां कहां पर उनका जुरिडिक्शन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये जो कोर्ट और मजिस्ट्रेट है, या तो ये पूरे एरिया पर क्या कर सकते हैं, पूरे उस एरिया पर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ये कोर्ट जो है पूरे स्टेट की जो है क्या है, स्टेट के एरिया की पावर रखता है, तो ये अपनी पावर को पूरे स्टेट पर जो है क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं, या स्टेट के किसी छोटे पार्ट पर। यहां पर क्या लिखा है कि आगे क्या लिखा है कि सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, या फिर पूरा का पूरा स्टेट भी उसके अंदर आ सकता है, या कोई भी छोटा पार्ट भी उसके अंदर आ सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी उसको हम लोकल जुरिडिक्शन बोलने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इट डिफाइंस द टेरिटोरियल लिमिट्स विद इन विच अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर दिस संहिता। दिस एरिया मे बी एंटायर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। क्लियर है इतनी बात? सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ओ के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, अब हमने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पढ़े थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था वो सारे ऑफेंसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें पुलिस जो है डायरेक्टली एफआईआर लिख के विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। सेकेंडली, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो ये पावर कॉग्निजेबल केसेस में होती है। कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस जो कि आपके संज्ञेय अपराध है। कैसे अपराध है बेटा? संज्ञेय मतलब हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में जो आते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, रॉबरी हो गया, तो ये सब हीनियस कैटेगरी के क्राइम्स हैं। तो ऐसे केसेस में हमने देखा था कि संज्ञेय अपराध में जब भी कोई कंप्लेनेंट या फिर विक्टिम पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट को लेकर आता है, तो पुलिस उसकी एफआईआर 173 के अकॉर्डिंग लिखती है, और जब 173 के अकॉर्डिंग लिखती है तो विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है। ये सारी पावर किस पे होती है? ये सारी
पावर आपकी जो है होती हैं आपके पुलिस के पास में। लेकिन यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच, ठीक है, एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मींस अ केस इन विच, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कह लीजिए या नॉन कॉग्निजेबल केस कह लीजिए, बात एक ही है। अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो यहां पर साफ साफ शब्दों में बताया गया कि ये वो केसेस होंगे, छोटे मोटे अपराध होंगे, जहां पर पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर और याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में एक और चीज हमें याद रखनी है कि नो अथॉरिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं है। और इसमें पुलिस जो है कंप्लेंट कब लिखती है, एनसीआर रिपोर्ट बनाती है सेक्शन जो है हमारे 174 के अकॉर्डिंग। इसमें पुलिस जो है विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, इस बात को भी याद रखेंगे, विदाउट द परमिशन ऑफ, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो इन्वेस्टिगेशन को भी स्टार्ट नहीं कर सकते। नो पुलिस ऑफिसर हैव नो राइट टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है इतनी बात। अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ ऑफेंस फॉर विच जो है पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, ठीक है। इसके साथ साथ इन सच अ केसेस द पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, द पुलिस ऑफिसर मस्ट ऑब्टेन अ वारंट फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट टू मेक हिज अरेस्ट, ठीक है। अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट की परमिशन से शुरू कर दी तो फिर उनको किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अरेस्ट करना है तो ऐसे केसेस में उन्हें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। क्लियर। इसमें छोटे मोटे अपराध आ जाते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ और भी छोटे मोटे जितने भी अपराध है वो सारे अपराध जो है नॉन कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज पी, ठीक है। अब ये बात करता है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन मतलब कोई भी चीज जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में जो है क्या की है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया। आप हमेशा देखते हो कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है किसी भी लॉ के रिस्पेक्ट में या फिर कोई कानून पास होता है तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से लेकर आ रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर रही है तो वो जो है ऑफिशियल गैजेट में क्या करते हैं, भारत के राजपत्र में ऑफिशियल गैजेट में उस नोटिफिकेशन को पास करते हैं, ठीक है। तो यहां पर नोटिफिकेशन वर्ड का बीएनएसएस में जो भी मतलब लिया जाएगा वो लिया जाएगा कि जितने भी ऑफिशियल राजपत्र ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाले गए हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो हम उनको नोटिफिकेशन बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, नोटिफिकेशन मींस अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट। जो भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन किया गया होगा, पब्लिश किया गया होगा, उसको आप नोटिफिकेशन की कैटेगरी में रखने वाले हो। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो बहुत सिंपल और जनरल डेफिनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इसको इतना पूछा भी नहीं जाता। लेकिन अगली जो डेफिनेशन है दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 1 और जो है आपकी क्यू के अंदर ऑफेंस की, के ऑफेंस क्या होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अपराध क्या होगा। यहां पर क्या कह रहा है, अपराध क्या होगा, ऑफेंस क्या होगा, ये आपको जो है जानना है। तो यहां पर सबसे पहले हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। ऑफेंस में सिंपल भाषा में लिखा गया कि कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ओमिशन जो कि पनिशेबल है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोई भी ऑफेंस जो मतलब ऑफेंस क्या होगा, कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ओमिशन जो कि इंडिया में किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है, चाहे वो आपका जनरल लॉ हो, ठीक है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, चाहे वो आपका स्पेशल लॉ हो जैसे पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। तो वो सारे जो भी आपके एक्ट और ओमिशन गलत बताए गए हैं, ठीक है, और लॉ के द्वारा उनको पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है, उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप जो है ऑफेंस की कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। कोई भी गलत एक्ट या ओमिशन जो कि भारत के कानून में मौजूदा समय में एक जो है क्या है जिसकी पनिशमेंट हमें दे रखी है उसको हम ऑफेंस बोलेंगे। यहीं पर दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा
दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एंड, ठीक है। इसके साथ ऑफेंस में और क्या आएगा ये भी आपको यहां पर बताया गया है। इसके साथ एंड वर्ड होता है तो वहां पर हम प्लस लगा लेते हैं जिससे हम इसको डिटरमाइन कर पाए। तो प्लस में यहां पर क्या बता रहा है, आपको बता रहा है इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ अ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, ठीक है। कि ऑफेंस वो तो होंगे ही जो कि कोई भी गलत एक्ट और ओमिशन है जो पनिशेबल है, किसके द्वारा, हमारे किसी भी कानून के द्वारा जो कि भारत में फोर्स है, या फिर इसमें ऑफेंस में वो भी चीजें आएंगी कि किसी ने अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर की है, कैसे, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, किसके, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के अकॉर्डिंग। अगर सेक्शन 20 में जो भी कंप्लेंट दी गई है उसको भी हम यहां पर डेफिनेशन की क्लॉज में रखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफेंस में ये चीजें आएंगी और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑफेंस में ये तो पूछा ही जाता है जनरली, और आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा आपसे ये क्वेश्चन भी यहां पर जो है क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। स्लाइड्स को क्या हो गया, चलिए, ठीक है। ऑफेंस आपने समझ लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है हम यहां पर समझेंगे। देखो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मैं आपको पिछले 3 क्लासेस से बताता हुआ आ रहा हूं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को आप कैसे जान सकते हैं, थाना प्रभारी के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। थाना प्रभारी के नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो थाना प्रभारी साहब जो है वो हमारे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहलाएंगे। अब डेफिनेशन क्या कहती है, आर के अंदर, 2R के अंदर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन अ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये नहीं बताया गया। ये बताया गया है कि जब भी कोई थाना प्रभारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, किस कारण के बस, कि वो पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, किस कारण के बस, कि वो अनेबल फ्रॉम, उसको कोई बीमारी हो चुकी है, इलनेस है, या फिर उसके पास कोई अदर कॉज है, वो छुट्टी पर है, वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आया हुआ है, उसकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, उसको कहीं पे उसने छुट्टी लगाई हुई थी, किसी की शादी में जाना था, XYZ कोई भी रीजन। तो अगर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो कि उस पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी था और उस समय अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो ऐसे केसेस में हम किसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बोलेंगे। तो यहां पर आपको सिंपल भाषा में बताया गया कि उस जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उससे सबऑर्डिनेट जो नंबर 2 पे ऑफिसर होगा उसको हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बोलेंगे। लेकिन वो आपका जो है कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का होना चाहिए। कांस्टेबल रैंक का आदमी को हम कभी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं बना सकते। जैसे आप देखते हो कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली होती है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस में नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट बनके काम करने लगते हैं, ठीक है, और वो उनके सारे फंक्शन डिस्चार्ज करने लगते हैं। ऐसे ही यहां पर बताया गया है कि जब SHO साहब, CO साहब, थाना प्रभारी साहब, जिन्हें हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड देते हैं, वो ऑफिसर मतलब कहां पर नहीं होंगे, वो आपके थाने में मौजूद नहीं होंगे। तो उनसे नीचे का जो दूसरे नंबर का अधिकारी है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के फंक्शन को यहां पर जो है रिवील करेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के फंक्शंस को यहां पर सारे काम करेगा। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूट उनसे 2nd रैंक का बंदा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बनाया गया है उस समय के लिए जब आपके मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं है, वो आपके कांस्टेबल रैंक से नीचे, कांस्टेबल रैंक का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर की रैंक का होना चाहिए। ये आगे लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस, ठीक है, और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, कि उसके अलावा कोई अदर पुलिस ऑफिसर हो सकता है जो कि स्टेशन हाउस, उस पुलिस स्टेशन में मौजूद हो, हु इज नेक्स्ट इन द रैंक, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के जस्ट नीचे की रैंक का बंदा होना चाहिए, ठीक है। टू सच ऑफिसर एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, और वो जो 2nd नंबर का ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से नीचे की रैंक का जो बंदा है, ठीक है, वो बंदा कैसा होना चाहिए, वो आपके कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का बंदा होना चाहिए, तभी उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बनाया जा सकता है। आगे क्या लिखता है, और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट
एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, ठीक है, या फिर ये माना जाएगा ऑटोमेटिक अगर इनमें से भी कोई मौजूद नहीं है तो ऐसे केसेस में अब स्टेट गवर्नमेंट किसकी, राज्य सरकार चाहे तो किसी भी बंदे को उस जो है थाने का थाना प्रभारी घोषित कर सकती है, आप अपने यहां पर क्या करके, यहां पर जो भी उस थाने में मौजूद रहेगा, ठीक है। यही आपको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज आर के अंदर बताया गया है। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्लेस। अब प्लेस के अंदर क्या क्या आएगा, बहुत छोटी डेफिनेशन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर आपको बताया गया कि प्लेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। कोई भी हाउस हो सकता है उसको हम प्लेस मानेंगे, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग हो सकती है उसको हम प्लेस मानेंगे, ठीक है। कोई भी टेंट हो सकता है, मतलब अगर आपने टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर टेंट भी लगा रखा है उसको भी हम जो है किसके अंदर रखेंगे, प्लेसेस के अंदर रखेंगे। कोई व्हीकल हो सकता है, चलती हुई गाड़ी हो सकती है, गाड़ी खड़ी हो सकती है, उसको भी हम जो है प्लेस के अंदर मानेंगे। और वेसल मतलब कोई भी शिप हो सकती है, कोई भी वेसल शिप के ऊपर मूव करने वाला उसको भी प्लेस मानेंगे, ठीक है। तो 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एस के अंदर आप प्लेसेस देखते हो, प्लेसेस इंक्लूड हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, मतलब जो भी चीजें आपकी हैं उन सबको हम प्लेसेस के अंदर मानते हैं, ठीक है। एक गाड़ी भी प्लेस हो सकती है, एक शिप भी हो सकती है, एक टेंट भी हो सकता है, उसको भी हम मानेंगे। ऐसा नहीं है कि परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसी को आप प्लेस कहेंगे। तो ये यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एस ने आपको प्लेस की डेफिनेशन में सारी चीजें बता दी है। क्लियर? नाउ कम टू दी नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी आपका पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होगी, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट के बारे में ये आपको यहां पर पूरी तरीके से बताता है। तो पुलिस रिपोर्ट के लिए एक बार हम पहले बेरेक्ट पढ़ लेते हैं। पुलिस रिपोर्ट मींस रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। मतलब मैंने आपको लाइन ऑफ ऑपरेशंस की क्लास एक बार आप याद कीजिए, लाइन ऑफ ऑपरेशन की क्लास एक बार आप सभी लोग याद कीजिए। लाइन ऑफ ऑपरेशन में मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे और वो पॉइंट्स क्या थे, लाइन ऑफ ऑपरेशंस में मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये पुलिस की ड्यूटी होती है, ठीक है, कि जब भी कोई एफआईआर होती है, जब भी कोई एफआईआर होती है तो एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ठीक है, पुलिस अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है, ठीक है। पुलिस अपनी क्या करती है, रिपोर्ट सबमिट करती है। और वो रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जब पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई अपराध हुआ है, अपराध के लिए हम वहां पर गए थे, हमने पूरी जांच की, जांच के दौरान हमें कुछ ऐसे तथ्य और सबूत मिले जिससे ये डिक्लेयर हो सके कि यहां पर कोई ऑफेंस हुआ है, तो ऐसे केसेस में, ठीक है, पुलिस क्या करती है, अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाती है। इसको हम चालान भी कहीं जगह बोलते हैं, कहीं हम इसको चार्जशीट बोलते हैं, कहीं हम इसको एफआर फाइनल रिपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो जब भी वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट साहब के पास तो उसको बोलते हैं हम पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर वही बता रहा है कि कोई भी पुलिस रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड की जा रही है सेक्शन 193 क्लॉज 3 के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप पुलिस रिपोर्ट बोलोगे। क्या समझ में आया? उसको आप क्या बोलोगे, पुलिस रिपोर्ट बोलोगे। अ पुलिस ऑफिसर conducted investigation and prepare a report. The report is forwarded to the magistrate in the manner prescribed. The report is submitted as per the requirement of subsection 3 of 193। जहां पर वो पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में उसने किस किस के स्टेटमेंट लिए, कहां कहां पर वो गया, कहां कहां पे उसने डिस्कवरी कराने की कोशिश की, किस किस को अरेस्ट किया, और फिर वहां पर स्पॉट पर जाकर उसने फॉरेंसिक जांच कराई थी या नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, हर चीज के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना करके उसमें लिखता जाता है और फिर फाइनल रिपोर्ट अपनी मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्लॉज पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन इज पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन क्या होगी ये आपको यहां पर बताया गया है। तो यहां पर सेक्शन 1 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज यू के अंदर पुलिस स्टेशन आपको बताया मींस एनी पोस्ट और प्लेस declare generally or specifically by the state government to be a police station and includes any local area specified by the state government। ठीक है, अब सिंपल, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहां पर 3 पॉइंट में इसको बाइफिकेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पुलिस स्टेशन क्या होगा, एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जर्नली और स्पेसिफिकली, ठीक है। कोई भी पोस्ट हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ठीक है, जिसको के
स्पेशल ऑर्डर निकालकर या जर्नल ऑर्डर निकालकर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये उस एरिया का पुलिस स्टेशन कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुलिस स्टेशन बोलेंगे। आगे लिखता है एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। और इसके अलावा, इसको डिक्लेयर करने के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी लोकल एरिया को स्पेसिफाई भी कर सकती है इस पुलिस स्टेशन के लिए। क्लियर? तो ये तो बहुत छोटी छोटी और सिंपल डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए यहां पर रह भी नहीं जाता है। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ पे आपसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये कौन से क्लॉज में डिफाइन है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज वी के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताया गया है कि वो होगा क्या, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहां पर डिफाइन नहीं किया गया। यहां एक सेक्शन का रेफरेंस दे दिया गया है कि आपको अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को समझना है, उसके अपॉइंटमेंट को समझना है, कौन एलिजिबल है, कैसे बनेगा, कौन अपॉइंट करेगा, तो वो सारी चीजें आपको कहां पढ़नी है? जाकर के डायरेक्टली सेक्शन 18 में पढ़ लेनी है। ठीक है, लेकिन ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या काम करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। तो यहां पर आपको कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन appointed under section 18 and includes any person acting under the direction of the public prosecutor। अब दो बातें निकल कर आई। सबसे पहले पीपी कौन होगा? पीपी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको के सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया। अब सेक्शन 18 की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर वो जो है आपके डिस्ट्रिक्ट जज उसकी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना करके वो जो है ऊपर भेजेंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट वहां से अप्रूवल देगी, फिर इनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन 18 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किसी भी व्यक्ति को पीपी सरकारी वकील बनाया जा सकता है। सरकारी वकील दो तरीके से भारत में बनते हैं। पहला होता है कि हम किसी भी जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई वैकेंसी का एग्जाम दें लॉ करने के बाद, जिन एपीओ, जिसे हम एपीओ बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, पास करें और फिर हम एपीओ बन जाए और फिर धीरे धीरे प्रमोशन करके हम जो है पीपी की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। कोर एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन, जहां पर हम अपनी जाकर के लॉ करने के बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं या किसी के साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और फिर हमारा 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाए तो हम उस लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज लिस्ट बना के भेजते हैं उसमें आपकी जो है केसेस, उसमें आपकी केस हिस्ट्री, कितने जीते, आपकी क्या रेपो है, कैसे कैसे केसेस आप लड़ते हो, उसके बेसिस पर आपको आगे भेज दिया जाता है, रिकमेंड कर दिया जाता है और फिर स्टेट गवर्नमेंट वहां से उस रिकमेंडेशन को जो है क्या कहते हैं पास करती है, फिर आप उसमें पीपी बन जाते हो। दो तरीके होते हैं, एक एग्जाम के थ्रू और एक विदाउट एग्जाम के थ्रू। तो सेक्शन 18 की गाइडलाइन फुलफिल करने का मतलब कि 7 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तब आप जाकर के पीपी बनेंगे, ये यहां पर कहता है। इसके बाद इसमें और कौन लोग इंक्लूड होंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं अपॉइंट हुए हैं, या फिर वो सारे लोग भी पीपी के अंदर ही कहलाएंगे जो कि पीपी के बिहाफ पर, पीपी की परमिशन लेने के बाद, पीपी के डायरेक्शंस और गाइडलाइंस पर कोर्ट्स में विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए पीपी का काम क्या होता है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करना, और स्टेट किसको डिफेंड कर रही होती है? स्टेट डिफेंड कर रही होती है बेटा आपके किसी भी विक्टिम को, मतलब जिसके खिलाफ क्राइम हुआ, क्योंकि क्राइम हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है। अब मान लीजिए एक विक्टिम है, वो ये चाहते हैं कि उनका केस सरकारी वकील तो लड़ ही रहे हैं, उसके साथ उनको ऐसा लगता है कि मेरा भी इसमें क्लाइंट, मेरा भी पर्सनल वकील इसमें जो है अपीयर हो। ठीक है, कि मेरे जानने वाले एक बहुत अच्छे वकील हैं, वो चाहते हैं, विक्टिम चाहती है कपिल सिब्बल साहब भी इसमें मेरे बिहाफ पे जो है क्या हो जाए, अपीयर हो जाए। तो ऐसे केसेस में पीपी तो रिप्रेजेंटेशन कर ही रहा है स्टेट का, उसकी तो ये ड्यूटी है, उसे इसी बात के पैसे दिए जा रहे हैं। इसके साथ वो क्या करेगा, जो भी एडवोकेट विक्टिम को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं तो वो उनको उसमें परमिशन दे देगा कि आप आइए, मैं आपको परमिट करता हूं और आप इस केस को अब एज अ पीपी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से यहां पर एंड लगा के लिखा गया कि इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, के कोई भी जो है अदर पर्सन भी हो सकता है जिसको कि पीपी की परमिशन मिलने के बाद वो उसके गाइडलाइंस, डायरेक्शन पर क्या करे, काम करके यहां पर जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, क्लियर है? इसमें इतना कुछ है भी नहीं, जब सेक्शन 18 पढ़ेंगे तो इसकी सारी एलिजिबिलिटी को हम डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज सब डिवीजन। अब सब डिवीजन बहुत छोटी डेफिनेशन है। सब डिवीजन मींस क्या है? सब डिवीजन मींस अ सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जब भी हम रेवेन्यू कोड्स पढ़ते हैं वहां पे इसका बाइफिकेशन मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि सबसे पहले एक स्टेट होगा,
ठीक है। स्टेट को हम किस में बांटेंगे, ये पेन नहीं चल रहा है आज, कुछ बोर्ड दिक्कत कर रहा है, कि एक स्टेट होता है, स्टेट को हम जो है किस में बांटते हैं, कमीशंस मतलब डिवीजन्स में बांटते हैं, फिर डिवीजन्स को हम डिस्ट्रिक्ट्स में बांटते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को हम सब डिवीजन्स में बांटते हैं, फिर सब डिवीजन्स को हम तहसील में बांटते हैं, तहसील्स को हम नायब तहसील्स में बांटते हैं, और फिर नायब तहसील्स को हम जो है आपके तालुका और विलेज लेवल पर बांट देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसको हम ब्लॉक लेवल पर बांट देते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब डिविजन्स का मतलब क्या होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिविजन्स के अंदर उसको बांट रखा है, टुकड़ों में बांट रखा है। तो सब डिविजन्स मींस अ सब डिवीजन ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का कोई भी सब डिवीजन यहां पर जो है क्या कहलाएगा, आपका सब डिवीजन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको यहां पर जो है क्या है, याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज 2x सम्मन केसेस। सम्मन केसेस मतलब वो केसेस जो कि छोटे मोटे अपराध हैं। ठीक है, 2x के अंदर हमें इसकी डेफिनेशन देखने को मिलती है, इसका एक बार बेरेक खोलेंगे। सम्मन केसेस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। ठीक है, अब देखो यहां पर यह बता दिया गया, कुछ नहीं लिखा गया कि सम्मन केसेस कौन से होंगे, लेकिन अब आप इसको समझोगे कैसे, आपको ये कैसे पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड लिखा है नॉट बीइंग अ वारंट केस, तो अब पहले हमें यह समझना होगा कि वारंट केस कौन से होते हैं, क्योंकि जो वारंट केसेस होंगे वो सम्मन्स केसेस के अंदर नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट डेफिनेशन पर बेटा चलना होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आइए और यहां पर आप देखिए पहले वारंट केस, तब आपको सम्मन्स केस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। वारंट केस means a case relating to an offense punishable with death, imprisonment of life, imprisonment for a term not exceeding 2 years। ठीक है, imprisonment for a term exceeding 2 years। ठीक है, अब यहां पर क्या है, वारंट केस कौन से केसेस हैं जिसमें मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है, वो सारे केसेस वारंट केसेस के अंदर आएंगे। अगला कहता है जिसमें हम लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा दे सकते हैं, मतलब एक तो हमने फांसी दे दी तो वो वारंट केस कहलाएगा, लाइफ इंप्रिजमेंट उम्र कैद दे दी तो वो वारंट केस कहलाएगा। इसके बाद और इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, मतलब 2 साल से अधिक, 2 ईयर से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है किसी भी ऑफेंस में, तो वो क्या हो गए, आपके वारंट केसेस हो गए। तो ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जेड के अंदर लिखा गया कि वारंट केस वो केस होगा जिसमें किसी भी व्यक्ति को 2 साल से अधिक की सजा दी जा सकती है। तो 2 साल से अधिक तक सजा देने वाले अपराधों को हम वारंट केस कहेंगे। तो अब इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, ठीक है, इसी का अगर हम प्रतिबिंब निकालें तो क्या आएगा, तो यहां पर 2 साल से ज्यादा वाले ऑफेंसेस को जब आप वारंट केसेस कह रहे हो तो सम्मन्स केसेस अब क्या होंगे, सम्मन्स केसेस वो केसेस होंगे जो वारंट केसेस नहीं होंगे। तो इसका प्रतिबिंब अगर निकालोगे तो यहां पर इसका जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा अगर किया जाए तो यहां पर निकलेगा कि वो सारे केसेस जिनमें 2 साल या 2 साल से कम की सजा है उसको हम सम्मन केसेस बोलते हैं। यही तो मतलब निकलेगा, क्योंकि एक्सीडिंग 2 ईयर 2 साल से ज्यादा वाली सजा के ऑफेंसेस को हम वारंट केस कह रहे हैं, और सम्मन्स केस की डेफिनेशन बताती है कि सम्मन्स केसेस में वारंट केस इंक्लूड नहीं होते। तो यहां पर आप कह सकते हो सम्मन केसेस मींस अ केस विच इज पनिशेबल अप टू 2 ईयर, वो केसेस जिसमें सिर्फ 2 साल तक या 2 साल से कम या फिर सिर्फ 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, उसको हम सम्मन केसेस में रखते हैं। ठीक है, तो सम्मन केसेस 2x और 2z जो है वारंट केसेस, दोनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक रह जाती है डेफिनेशन, दैट इज विक्टिम। विक्टिम कौन होगा ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो विक्टिम मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस। विक्टिम कौन होगा, जिसने कोई भी लॉस सफर किया है या जिस भी व्यक्ति को कोई इंजरी हुई है। ठीक है, इंजरी कॉज्ड बाय अ रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, कि एक व्यक्ति को कोई भी लॉस हुआ है, इंजरी हुई है, कोई ओमिशन हुआ है किसी एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा जिसने उसके खिलाफ क्राइम जो है कमिट किया है। ठीक है, एंड द गार्जियन और द लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम्स। ठीक है, अब इसके बारे में आप एक बार बेरेक पर आइए। ठीक है, प्लीज कम टू दी बेरेक। यस, यहां पर क्या कह रहा है, विक्टिम मींस अ पर्सन हु हैज सफर एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट
or omission of the caused person, omission of the accused person and including the guardian of legal हेयर ऑफ सच विक्टिम। तो गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम भी यहां पर जो है किसके अंदर आएंगे, विक्टिम के अंदर माने जाएंगे। क्लियर। तो यहां पर ये हमने सेक्शन 2 क्लॉज 1 के सारे डेफिनेशन ए से लेकर जेड तक मैंने आपको समझा दी। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे फटाफट से बताइए कि हमें कोई डाउट है। ठीक है, अब आते हैं इसके यहां पर जो है क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 बहुत ही सिंपल भाषा में, अब देखो यहां से सेक्शन 5 तक 10 से 15 मिनट और लगने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 5 तक बहुत ही इजी चीजें बताई गई। क्या कहता है क्लॉज 2, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। मतलब इस पूरे सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज में जितने भी वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं वो तो उनका मीनिंग एज इट इज हम यहीं से लेंगे, लेकिन वो सारे वर्ड्स जो कि यहां पर डिफाइन नहीं किए गए, जो कि बीएनएसएस में डिफाइन नहीं है, लेकिन वो वर्ड्स आपके आईटी एक्ट में डिफाइन है, 2000 आईटी एक्ट में, या फिर भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि आपके बीएनएसएस के इन सेक्शंस के सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन नहीं किए गए, लेकिन आईटी एक्ट में या भारतीय न्याय संहिता में अलग से उनका मीनिंग दे रखा है, वो शब्द अगर बीएनएसएस में कहीं यूज होते नजर आते हैं तो उनका हम सेम मीनिंग लेंगे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से और भारतीय न्याय संहिता से, और यहां पर उसका एज इट इज मीनिंग को कॉपी करके पढ़ा जाए। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारतीय न्याय संहिता को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वहां पर जो टर्मिनोलॉजी डिफाइन है, जो इसमें नहीं डिफाइन की गई, अगर उसमें उसके रेफरेंस के लिए हमें कुछ भी यूज करना है भविष्य में, ठीक है, तो हम इनसे डायरेक्ट मीनिंग लेकर के यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लगा दें। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, कि कब आप इन रेफरेंसेस को किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, कौन से रेफरेंसेस की बात हो रही है कि अगर यहां पर कोई वर्ड स्पेसिफिक यूज हुआ है तो आप उसको कैसे यूज करेंगे। क्या कहता है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू द मजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि अगर बीएनएसएस के अंदर कोई भी वर्ड मजिस्ट्रेट यूज हुआ है जिसके आगे ना तो ये लिखा है कि वेदर इट इज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वेदर इट इज अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दो तरीके के मजिस्ट्रेट हम इसमें पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया भी था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का काम को करते हैं, जैसे इंक्वायरी हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, ट्रायल हो गया, उनके अंडर होती है। कोर्ट्स में एविडेंस कलेक्शन हो गया, एक्यूज को बुलाना हो गया, वारंट इशू करना हो गया, तो ये सब काम कौन कर रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाइसेंस को देना, लाइसेंस को कैंसिल करना, लाइसेंस का रिन्यूअल करना, मतलब जो एसडीएम होता है या डीएम होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर देते हैं, जो कि अपने एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि जब भी आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा देखो जिसके आगे ना तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है ना ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उस मजिस्ट्रेट को कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रीट करके चलना है। तो आगे लिखता है टू अ मजिस्ट्रेट without any qualifying word, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, आप उसको क्या मानोगे, मतलब बीएनएसएस के अंदर जहां भी आपको मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ समझ में दिखाई दे, तो अब आप कंफ्यूज मत होना, अब आप ये मत सोचना कि क्या ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या फिर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। आपको सीधे उसको क्या मान लेना है, आप उसको ऐसे रीड करेंगे कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात कर रहा है। ठीक है, आगे लिखता है shall in relation to any area be constructed as reference to the judicial magistrate first class
और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एज द केस में बी एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन सच एरिया। तो यहां पर मजिस्ट्रेट जहां पर आपको सिंगल वर्ड दिखाई देगा, आप ये मान के चलेंगे कि वो उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात हो रही है या फिर सेकंड क्लास की बात हो रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात हो रही है, और वो उस एरिया के अंदर अपनी जो पावर फर्स्ट क्लास के पास होती है या सेकंड क्लास के पास होती है वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट इज इक्वल टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्लियर है इतनी बात? कभी भी मजिस्ट्रेट वर्ड को आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नाम पे नहीं रखोगे। जहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली लिखा गया है उसी सेक्शन में ये मान के चलेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है। अदरवाइज मजिस्ट्रेट यूज हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, सबको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मानते हुए, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मानते हुए चलते हैं। ठीक है। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है? वेदर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय द मजिस्ट्रेट रिलेटेड टू। ठीक है कि अगर आपको यह डिटरमाइन करना पड़े कि वेदर इट इज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कैसे? बीएनएसएस के अलावा अगर किसी भी अदर एक्ट जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, क्रिमिनल नेचर का है, तो उसमें आप कैसे पहचान करोगे कि मजिस्ट्रेट वर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए इस्तेमाल हुआ है या फिर मजिस्ट्रेट वर्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए इस्तेमाल हुआ है? तो उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर बहुत अच्छे से दिया गया। क्या कहता है? which involving the appreciation shift or the shifting of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him for a trial before any court, they shall subject to the provision of this संहिता be exercised by the judicial magistrate। ठीक है। जहां पर एक इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या फिर किसी भी अदर क्रिमिनल लॉ में मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा दिखे और उस मजिस्ट्रेट वर्ड के साथ साथ ये काम वो कर रहे हो, जहां पर किसी भी एविडेंस को ले रहे हो, एविडेंस का एप्रिसिएशन करा रहे हो, किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, पेनल्टी इंपोज कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही हो, ट्रायल चल रहा हो, ठीक है, किसी को जेल भेज रहे हो, जेल से बाहर बेल पर निकाल रहे हो, तो वो सारे कोर्ट्स में बैठे हुए लोग जिनके लिए मजिस्ट्रेट यूज हुआ है वो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं। ठीक है। बी क्लॉज बताता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैसे पहचानोगे, तो यहां पर बताया है विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव नेचर के काम कर रहे हैं। सच एज ग्रांटिंग द लाइसेंस, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाइसेंस ग्रांट कर रहा हो, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस, ठीक है, सेंशनिंग अ प्रोसिक्यूशन और विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए बी एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर ऐसे मजिस्ट्रेट के साथ में अगर और कंफ्यूजन हो रही है, सिर्फ मजिस्ट्रेट वर्ड यूज है लेकिन ये लिखा है कि मजिस्ट्रेट विल सस्पेंड द लाइसेंस, तो वहां पर हम उस मजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मानेंगे। ये लिखा है कि मजिस्ट्रेट विल ग्रांट द लाइसेंस, कि मजिस्ट्रेट इस लाइसेंस को ग्रांट कर सकता है, तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं लेना है, आपको वहां पर एक्सप्लेन किया गया इसी वजह से कि आपको वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मानकर चलना है। आ गया समझ में? यही बीएनएसएस पढ़ने की कला होती है और ऐसे ही बीआर एक्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। इसी वजह से पिछले 5 क्लासेस में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस ले जाया था और हम एडवांस की तरफ चल चुके हैं कि हाउ वी कैन इंटरप्रेट दी बीआर एक्ट। ठीक है, कैसे हम वर्ड्स के साथ लेजिस्लेचर ने हमको पढ़ना सिखाया है, खेलना सिखाया। ठीक है, नाउ कम टू द सेक्शन नंबर 4। क्या कहता है? ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंदर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉ। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी सेक्शन है कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर अगर कोई भी अपराध हुआ है तो उसका ट्रायल कहां चलेगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चलेगा, क्योंकि बीएनएस इज द सब्सटेंटिव लॉ इन क्रिमिनल साइड एंड बीएनएसएस इज द प्रोसीजरल लॉ। तो ये दोनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर भारतीय न्याय संहिता का ऑफेंस कोई भी करता है तो उसके लिए जिसने वो ऑफेंस किया है उसको जेल पहुंचाने के लिए हम बीएनएसएस का सहारा लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन 4 ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बीएनएसएस में ही अपराध करने वाले का प्रोसीजर कहां पर चलेगा, आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में चलेगा। कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि क्रिमिनल नेचर के हैं इंडिया में, जो जिनको स्पेशल लॉ का दर्जा दिया गया है। तो अगर ऐसा कोई कानून है जिसमें ऑफेंस, पनिशमेंट और उसका जो है एक्ट और ओमिशन डिफाइन किया गया है कि कौन सा एक्ट कब क्राइम बन जाएगा, लेकिन उस स्पेशल लॉ के अंदर उस
उसके क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर नहीं दिया गया, उसके क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर नहीं दिया गया। तो इस केस के अंदर अब हमें क्या करना है? तो इस केस के अंदर आपको स्टूडेंट्स बताया गया है कि इस केस के अंदर आप उस लॉ में जो ऑफेंस हुआ है लेकिन उसका प्रोसीजर नहीं दिया गया, तो आप बीएनएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीएनएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीएनएसएस के प्रोसीजर से चला सकते हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता में क्राइम हुआ, भारतीय न्याय संहिता के क्राइम के प्रोसीजर क्या है? बीएनएसएस है। ऐसे ही अदर कोई क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, अदर कोई क्रिमिनल लॉ का जो है क्या कहते हैं, बताया गया है कि इस क्रिमिनल लॉ में अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अपराध है, लेकिन इसमें इसके ट्रायल करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, इंक्वायरी करने का प्रोसीजर नहीं बताया, तो उस लॉ के लिए भी बीएनएसएस का प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई स्पेशल क्रिमिनल लॉ बनाया गया, अगर कोई स्पेशल क्रिमिनल लॉ बनाया गया और उस स्पेशल क्रिमिनल लॉ के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, उस स्पेशल क्रिमिनल लॉ के अंदर, समझ गए, उस स्पेशल क्रिमिनल लॉ के अंदर उसको पूरी तरीके से ट्रायल करने का प्रोसीजर भी बताया गया है, तो उस ट्रायल करने के प्रोसीजर के लिए हमको यहां पर उसी लॉ का सहारा लेना है, बीएनएसएस का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट आपको रीड कराता हूं। कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल मतलब मैंडेटरी है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जितने भी ऑफेंसेस बताए गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल और अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन हेयर आफ्टर कंटेंट, ठीक है। तो इस संहिता के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसके अंदर लिखे गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चलेगी। सेकंड क्लॉज कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड और ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट अकॉर्डिंग टू दी सेम प्रोविजंस। मतलब अगर कोई अदर लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, जिसका प्रोसीजर वहां पर डिफाइन नहीं है, तो ऐसे केसेस में उसके लिए भी शैल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि बीएनएसएस के नीचे दिए गए प्रोविजंस को ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू एनी enactment for the time being in force regulating manner and the place of investigation, inquiry and trial otherwise dealing with the such other offense, ठीक है। अगर उस स्पेशल लॉ के अंदर ही स्पेशल क्राइम्स बताए गए हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का प्रोसीजर बताया गया है, तो वो स्पेशल लॉ का ही हम जो है वहां पर रेफरेंस यूज करेंगे, तब बीएनएसएस का प्रोसीजर लागू नहीं होगा। दिस इज द सेकंड क्लॉज। नाउ कम टू दी जो है लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, दैट इज सेक्शन 5 सेविंग क्लॉज। क्या कहता है? नथिंग कंटेन इन दिस संहिता शैल in the absence of special provision to the contrary affect any special law, local law for the time being in force or any special jurisdiction or power conferred under any special form procedure prescribed by any other law for the time being in force, ठीक है। सिंपल भाषा में एक चीज बताई गई कि अगर यहां पर बीएनएसएस दिया गया है और कोई स्पेशल लॉ दिया गया है, क्रिमिनल साइड गई, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या प्रिवेल करेगा? हमारा जो स्पेशल लॉ है वो प्रिवेल करेगा, लेकिन बीएनएसएस का जो प्रोसीजर है कभी भी स्पेशल लॉ को सुपरसीड नहीं कर सकता, उसको खराब नहीं कर सकता, उसको बर्बाद नहीं कर सकता, ठीक है। अब कल से हम यहां पर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड द ऑफेंस, ठीक है। तो यहां पर हमने सेक्शन 5 तक डिटेल में कवर कर लिया। आई होप सभी को यहां तक डिटेल में समझ में भी आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई यहां तक डाउट है? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इनको समझ भी लिया और मैंने आपको बता भी दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, अपूर्व सर जुडिशरी वाला पर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए। ये मेरे टेलीग्राम का स्कैनर है, इस पर मुझसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं और कोई भी जानकारी ली जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने ये पीडब्ल्यू की ऐप पर जाकर सारे नोट्स फ्री में डाउनलोड नहीं किए हैं, तो डेली बेसिस आपकी पीपीटीज अपलोड हो रही हैं। क्लास 5 तक आपकी पीपीटीज अपलोड हो चुकी हैं। ये बैच आपको मिलता कैसे है? पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉ सेक्शन में जाइए, वहां पर जुडिशरी सेगमेंट दिखेगा, जुडिशरी सेगमेंट में जाएंगे, सर्च करेंगे बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व सर, ये ऐसा बैनर दिखेगा, इसमें जीरो कॉस्ट पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर एनरोल कर लो। एनरोल करने के बाद, ठीक है, आपको यहां पर डेली बेसिस पर मेरी क्लास के नोट्स मिल रहे हैं, आगे चल के आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और मेंस के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप जो है कमेंट्स में इसकी अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। कल हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, लेक्चर नंबर 7 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।